हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10। यहाँ पे हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इस सेशन को अच्छे से देखिएगा। अगर आपने अभी तक पिछले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, क्योंकि फिर ही आपको ये बुक समझ में आएगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए गाइज, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, समझेंगे ये जो आपका चैप्टर है कि एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर कोई क्रॉप्स, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर में हमने जो भी क्रॉप्स ग्रो की हैं वो उनकी जो प्राइसिंग है उसको तय करना, उसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी। समझ में आ गया कितना इजी है कि अगर आप लोग इसको ध्यान से वर्ड को ही सुनोगे, वर्ड को ही समझोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी में किसके बारे में बात हो रही है। कि वो ऐसा प्राइस जो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर के प्राइस को, ऐसी पॉलिसी जो हमारे एग्रीकल्चर प्राइजेस को डिसाइड करती है, उसी को हम एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊंगी ताकि आपको इसमें प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आ सकें। देखो, हमारा देश जो था वो 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में इन्फोर्स हुआ, ठीक है। अब उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे हमारे पास जो है फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी, ठीक है। फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। हम क्या करते थे उस टाइम पे, जो हमारी बाहर कोई भी कंट्रीज थी वहाँ से हम जो है फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट करवा रहे थे। हमारे पास खुद का फूड ग्रेन्स नहीं था, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज उस टाइम पे हम फेस कर रहे थे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ऐसी कंडीशंस थी हमारी, तो हम क्या करते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी है और जो हमारे अलाइड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं वो हम इंडिया में तैयार करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज है। और आपको पता है फूड ग्रेन की शॉर्टेज की वजह से 1960 में हम क्या लाएंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे अपने इंडिया में, ताकि हम ये फूड शॉर्टेज जो है इसको फुलफिल कर सकें। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में आई थिंक कवर किया, या इससे पिछले वाले लेक्चर में कवर किया है, क्योंकि मैंने आपको वो बहुत ही अच्छे से कवर करवाया था, ठीक है। तो हम 1960s के टाइम पे आपका लेके आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको कौन लेके आता है? लाल बहादुर शास्त्री जी की जो गवर्नमेंट थी वो इसको लेके आती है, ताकि हमारी जो देश है वहाँ पे हम सेल्फ सफिशिएंट हो सके। इनफैक्ट हम जो फूड ग्रेन्स हैं उनको किसी दूसरी कंट्री से तो ना मंगवाए, उनको तो हम अपनी कंट्री में भी इतना पैदा कर पाएँ कि हम अपनी कंट्री में भी जो डिमांड है लोगों की उसको फुलफिल कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमने देखा कि एग्रीकल्चर की ये सिचुएशन थी हमारी 1960s तक, ठीक है, कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर फूड ग्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया। एंड साथ साथ में हमने क्या किया, मिनिमम प्राइजेस को सेटअप किया। बट ये चीज़ें हमने स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं की, बट हमने क्या किया ना, हमने एक चीज़ करने की कोशिश की। हमने क्या किया, इंडियन की एग्रीकल्चर पॉलिसी को 3 जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस हैं उनमें डिवाइड कर दिया। सबसे पहला आपका था सपोर्ट प्राइस, देन आपका था प्रोक्यूरमेंट प्राइस, और देन था इशू प्राइस। ये फ्लो चार्ट्स में थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये आपका सेकेंड नंबर पे है, एंड देन ये आपका थर्ड नंबर पे है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 3 जो है मेन एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस रखे, सपोर्ट प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस और इशू प्राइस। सपोर्ट प्राइस आपका वो होगा जो आपको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना भी, ये वाला प्राइस है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपका सपोर्ट प्राइस वो होगा जो फार्मर्स को सपोर्ट करेगा, ठीक है। आपका जो है प्रोक्यूरमेंट प्राइस जो होगा वो ऐसा प्राइस होगा जहाँ पे गवर्नमेंट इतने पैसे देगी आपसे प्रोक्यूर करेगी। इशू प्राइस वो होगा जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अब अपने जो ग्रेन्स है उसके पास वो मार्केट में जो है इशू करेगी कि इतने प्राइसेस में ये बेचे जाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं हमारा इशू प्राइस, ठीक है। अगर हम देखें, देखो सपोर्ट प्राइस हम कब अनाउंस कर लेते हैं। सपोर्ट प्राइस जो है हम अनाउंस कर देते हैं जब हमारा सोइंग सीजन चल रहा होता है, ठीक है। जब हम क्रॉप को सो कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा जो है सोइंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। मान लो इस बार क्या है कि सपोर्ट प्राइस जनरली सोइंग टाइम में अनाउंस हो जाता है। गवर्नमेंट एग्री करती है कि हम क्या करेंगे, आपसे इतने ही प्राइस में आपसे जो है चीज़ों को लेने वाले हैं। होता क्या है आपका बेसिकली सपोर्ट प्राइस, देखो गवर्नमेंट बेसिकली एक प्राइस लेके आ जाती है। जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि आप जो है क्रॉप्स को ग्रो करिए और हम आपको डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स पे इतना इतना मार्केट प्राइस देंगे। देखो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, एक मिनट देखो। जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि आप जो है ये क्रॉप ग्रो करो, वीट आपको 20 रुपये में हम ले लेंगे आपसे, ठीक है। राइस आपसे हम जो है 18 रुपये में ले लेंगे, ठीक है। फिर आपका जो है
और कोई भी क्रॉप, ठीक है, वो भी आपके कुछ बता देती है कि हम देखो ये क्रॉप आपकी 15 रुपये में ले लेंगे, इस तरीके से गवर्नमेंट उनको प्राइजेस बोल देती है। अब ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि वीट का प्राइस ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग क्या प्रेफर करेंगे कि हम वीट को ग्रो कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट वीट पे ज़्यादा प्राइस पे कर रही है, तो हम वीट को ग्रो कर लेते हैं। लेकिन जो सपोर्ट प्राइस है वो सोइंग टाइम में अनाउंस हो गया। अब सोइंग टाइम में अनाउंस हुआ तो लोग ज़्यादा वीट ग्रो करेंगे, सेकेंड नंबर पर राइस ग्रो करेंगे, और थर्ड नंबर पर जो आने वाली चीज़ है उसको बहुत ही कम लोग ग्रो करेंगे, ठीक है। ये भी हमें देखने को मिलती है। ये सिचुएशन मैं आपको बाद में डील करवाऊंगी इससे, लेकिन बट आप ये समझो कि इस तरीके से प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है सोइंग टाइम में, और फिर गवर्नमेंट बोलती है, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि 20 रुपये में हम आपको ये करेंगे, तो 20 रुपये में ही गवर्नमेंट वो 20 रुपये की ही आपको 1 kg देगी, और इससे फार्मर जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो स्टार्ट करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करना, ठीक है। अब ये प्राइस गारंटी जो है ये फार्मर को क्या बोलती है कि अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन भी हो जाए, कल को मतलब गेहूं बहुत ज़्यादा हो गया, गेहूं फार्मर्स का नहीं बिक रहा है, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट बोलेगी कि हम आपसे ये गेहूं को खरीद लेंगे। तो इससे क्या होता है, जो प्राइजेस हैं फार्मर्स का, जो भी प्रोड्यूस फार्मर्स ने किया है, वो उनके सपोर्ट प्राइस से कभी भी वो प्राइस जो है वो नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। ये भी आप देखोगे, ठीक है। सपोर्ट प्राइस जनरली जो है फार्मर के डिसीजंस को इफेक्ट करते इनडायरेक्टली, ठीक है। रिगार्डिंग जो भी लैंड एलोकेट की गई है क्रॉप्स में, वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। कैसे इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, देखो फार्मर्स ने अगर सोचा था मैं राइस ग्रो करूंगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने बोला हम आपको वीट में 20 रुपये दे रहे हैं, राइस में आपको 18 रुपये के अब वो कर रहे हैं, तो अब फार्मर का डिसीजन, फार्मर ने सोचा तो मैं राइस ग्रो करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने MSP वीट पे ज़्यादा दे दिया, तो उसका डिसीजन इफेक्ट नहीं हो गया। अब फार्मर सोचेगा कि नहीं मैं वीट ही ग्रो करता हूँ, वीट में ज़्यादा जो है आपकी MSP मिल रही है, तो मैं इसको ग्रो कर लेता हूँ, ठीक है। तो इससे फार्मर का डिसीजन भी इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। हाउएवर जो भी लैंड एरिया जो सोन किया जाता है अपॉन दी प्राइजेस, जो भी प्राइजेस प्रीवियस क्रॉप्स में फार्मर्स को दिए थे, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे आने वाले सीजन्स में भी चीज़ों को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स को वो सपोर्ट प्राइस देके अपने पास क्रॉप्स को रख लेती है, और फिर अपने पास जब वो क्रॉप्स को रख लेती है उसके बाद वो क्या करती है, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, PDS हमने पढ़ा था ना, जो हमारी राशनिंग सिस्टम वाली एरिया है, ठीक है, वहाँ पे राशन गवर्नमेंट बेचती है, लो रेट पे बेचती है, ताकि जो भी गरीब लोग हैं उनको भी फूड का एक्सेसिबल हो सके। तो फिर गवर्नमेंट वहाँ पे वो जो जितना भी अनाज है वो बेच देती है, ठीक है। ये हमने देखा। तो देखो हम ना एक तरीके से बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहती है फार्मर्स को, ताकि हम भी सेल्फ सफिशिएंट बने रहें और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी अच्छे से ग्रो करता रहे। अब एक्चुअल क्वांटिटी देखो, रिसेंट ईयर में जो एक्चुअल क्वांटिटी प्रोक्योर की है वो डिपेंड करती है कि कितना फार्मर सेल करना चाहते हैं। जितना फार्मर सेल करना चाहते हैं उतना गवर्नमेंट अपने पास लेकर रख देती है, और ये प्राइजेस हायरली जो भी सपोर्ट प्राइस होता है, जो भी फार्मर्स को सपोर्ट प्राइस पे किया होता है गवर्नमेंट ने, उससे ये वाला प्राइस आपका ज़्यादा होता है प्रोक्यूरमेंट प्राइस, और प्रोक्यूरमेंट प्राइस ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट प्राइसेस ज़्यादा होता है, बट जो लोअर मार्केट प्राइसेस हैं, जो फ्री मार्केट प्राइसेस है, उससे आपका ये कम होता है, ठीक है। अगर हम देखें चीज़ों को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो एक गुड क्रॉप ईयर में जो फ्री मार्केट प्राइसेस हैं वो लोअर रहते हैं गवर्नमेंट परचेजेस के लिए, आफ्टर दी सरप्लस जो है जब मूव्ड अप हो जाता है। देखो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ना कुछ इंपॉर्टेंट्स रिकॉग्नाइज की कि हम एक रीजनेबल प्राइजेस लाएंगे फार्मर्स के लिए। क्यों उनको सपोर्ट प्राइस दिया कि एक रीजनेबल प्राइस लाएंगे, ताकि फार्मर्स को हम मोटिवेट करें कि फार्मर्स क्रॉप्स को ग्रो करें। अगर मान लो किसी व्यक्ति को उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है क्रॉप्स को ग्रो करने में, वो चीज़ क्यों करेगा, वो उसको करना बंद कर देगा। अगर सोच लो फार्मर्स ये चीज़ करना बंद कर देंगे, वो फार्मिंग प्रैक्टिस को छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, इससे हम बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। कैसे असर पड़ने वाला है कि हमारी जो कंट्री है, इतनी वास्ट पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स कैसे वो होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरत था कि जो इम्पोर्टेंस है कि हम रीजनेबल प्राइसेस जो है फार्मर्स को दे पाएँ, ताकि उनको जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करें और साथ साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी इन्हांस करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। अब समझते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ज़रा इसको समझते हैं। देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ नहीं है, आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो एक तरीके का
ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक मिनिमम प्राइस गारंटी है जो एक सेफ्टी नेट की तरह या इंश्योरेंस की तरह एक्ट करती है फार्मर्स के लिए जब भी वो अपने पर्टिकुलर क्रॉप्स को बेचते हैं। देखो चीज़ों को अच्छे से समझो, क्या बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एम से क्या है? मिनिमम कौन सा प्राइस है? कौन से प्राइस की बात हो रही है? मिनिमम प्राइस की बात हो रही है, ठीक है। और सपोर्ट प्राइस, ठीक है, सपोर्ट करेगा ये प्राइस। मिनिमम मतलब हम आपको इतना तो देंगे ही देंगे, यानी कि गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, फार्मर से प्रॉमिस करती है कि हम क्या करेंगे, आपको मिनिमम इतना प्राइस तो प्रोवाइड कराएंगे इस पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए, जैसे मैंने वीट का एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। तो मिनिमम प्राइस गारंटी देंगे, ठीक है, जो एक सेफ्टी नेट। एंड फार्मर्स को अब इंश्योरेंस है, अब उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम क्रॉप ग्रो करेंगे तो हमें मार्केट नहीं मिलेगा, हम कहाँ पे बेचें जाके क्रॉप को। अब इनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये अपनी क्रॉप्स को कहीं पे भी जाके बेच सकते हैं। और अगर आप चीज़ों को देखोगे तो टोटल 22 से 23 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनमें गवर्नमेंट ने एमएसपी दे रखा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको भी नोट डाउन कर सकती हैं, ठीक है। तो 22 से 23 क्रॉप्स ऐसी हैं जिनमें एमएसपी गवर्नमेंट ने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो बोलती हैं कि हम आपसे ना एक प्रॉमिस प्राइस पे ही क्रॉप्स को लेंगे एंड जो एमएसपी है वो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा। मान लो कल कुछ भी हो गया, एमएसपी कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर जो कॉन्सेप्ट है एमएसपी का वो प्रोटेक्ट करता है फार्मर्स को कंट्री में कि अगर क्रॉप्स के प्राइसेस एकदम से नीचे चले गए, मान लो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हो गई है, ठीक है, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका जो प्राइस है वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। आपके प्राइजेस जो है वो ड्रास्टिकली कभी नीचे नहीं जाएगा। आपको जो है गवर्नमेंट ने जितना बोला है कि 20 रुपये में वीट लेंगे तो वो इतने रुपए में ही आपसे वीट को प्रोक्यूर करेंगे, ठीक है। ये हमारा समझ में आया आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखो हम अगर सोचें कि जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसका ओरिजिन कब हुआ, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोक्यूर किया गया था और इसका ओरिजिन जो है राशनिंग सिस्टम में हुआ। और राशनिंग सिस्टम को जब इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर ने वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान, तभी जो है एमएसपी का जो ये सिस्टम है ये भी हमें देखने को कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन हमें देखने को मिला था। और एक फूड डिपार्टमेंट हमारा 1942 में बना और इंडिपेंडेंस के बाद इसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ फूड में अपग्रेड कर दिया। लेकिन ये वो टाइम था जब इंडिया को फूड शॉर्टेजेस की बहुत ज़्यादा कमी थी, यानी कि इंडिया जो है फूड शॉर्टेजेस को फेस कर रहा था। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s में, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपने जो शॉर्टेजेस हैं इस तरीके के उनको रोकने की कोशिश की, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे पहले एमएसपी आया कब, तो ये आया 1966 से 67 वाले टाइम पे आया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो कि कब एमएसपी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, 1966 से लेके 67 के टाइम पे वीट पे हमने सबसे पहले एमएसपी दिया। कौन सी क्रॉप थी ऐसे जिसपे सबसे पहले एमएसपी मिला, तो वो हमारी थी वीट क्रॉप, ठीक है। और बाद में ये बाकी असेंशियल जो फूड आइटम्स है उनके लिए एमएसपी दिया गया, ठीक है। और फिर ये जो है क्रॉप्स हैं ये गरीब लोगों को बेची जाती हैं, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पे आप अपने राशन वाली दुकान में जाते हो, राशन वहाँ से लेते हो, ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट देती है। अब देखो मिड 60 से पहले क्या था, हमने रिकॉग्नाइज किया था कि फार्मर्स को ज़रूरत है कि अगर हम फार्मर्स को क्या करें, फार्मर्स को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो अगर फार्मर्स को मोटिवेट करना है ताकि वो अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। अगर फार्मर्स अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और इससे क्या होगा, आपका एग्रीकल्चर का ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था कि हम कैसे रीजनेबल प्राइसेस को एश्योर करें। मतलब देखो प्राइसेस अपने मन से लगा दिए कि हाँ 20 रुपये की हम वीट दे देते हैं, ठीक है, अपने मन से थोड़ा ना हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ एश्योरेंस चाहिए होती है। क्या एश्योरेंस चाहिए होती है, देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि रीजनेबल प्राइस है क्या बेसिकली, ठीक है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई 1964 में, ठीक है। कमेटी का नाम था उस टाइम पे 1964 एंड 65 में कि ये कमेटी क्या करेगी, ये हमें प्राइसिंग पॉलिसी को सजेस्ट करेगी कि किस तरीके से हमें प्राइसिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो कमेटी रिकमेंडेशन थी, अब ये 1964 से 65 में कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए और इस कमेटी के रिकमेंडेशन की वजह से ही हमने CACP बनाया, ठीक है। CACP क्या होता है, CACP ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, और ये जो है मार्च में इसको रीनेम किया था और ये सबसे पहले कब बनाया गया था, 1965 में बनाया गया था, ठीक है।
और जो है पहले इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइजेस कमीशन, फिर इसको बाद में हमने CACP के नाम से जाना। अब ये जो ऐसी एरिया जो हमें क्या करती है, रेकमेंड करती है प्राइजेस, क्या करती है, रेकमेंड करती है प्राइजेस, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने CACP बनाया 1965 में, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। तो आपको ये मिनिस्ट्री ज़रूर याद कर लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जाती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर जो है ये MSP, ये जो आपका CACP है वो आता है, ठीक है। अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी डेवलप करना स्टार्ट किया, उसमें भी कुछ रीमॉडलिंग करने की कोशिश की। जैसे हमने यहाँ पे मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, किस तरीके से, हमने यहाँ पे जो मॉडर्न इनपुट्स हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। मॉडर्न इनपुट्स जैसे क्या इनपुट्स, हमने अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ताकि जो हमारा लैंड प्रोडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज करें मॉडर्न इनपुट एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन मेथड को यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद जो ये डेवलप स्ट्रैटेजी है, इसमें क्या था कि जो प्राइस पॉलिसी है वो इंकरेज कर रही थी फार्मर्स को कि हमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स करनी है फॉर्म ऑपरेशंस पे, ताकि हम शिफ्ट करें हायर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स को। तो इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एम क्या है कि फार्मर्स को एश्योर करना कि आप जो है निश्चित रहिए, क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कीजिए, प्रोडक्शन को बढ़ाइए, आपको ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना दे देंगे, आप अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो कीजिए, ताकि हम जो है फार्मर्स को मोटिवेट करते रहें, ठीक है। इसका एम क्या था कि जो इकोनॉमिक एक्सेस है, जो हमारी कंट्री में शॉर्टेज होती है उसको रोकना और एक प्रोडक्शन पैटर्न लाना जो कहीं ना कहीं ओवरऑल नीड्स ऑफ इकोनॉमी में चाहिए। तो देयरफॉर जो प्रोविज़न था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का वो हमने 1960s में शुरू कर दिया, ताकि हम एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएँ, ताकि हम फूड क्रॉप्स को सपोर्ट कर पाएँ और ताकि वो जो है उनका जो गेन प्रोडक्शन है वो रेज हो सके, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, तो हमें ज़रूरत है ऐसी चीज़ें करने की। अब देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। अब 1966 से पहले तो कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं था। हमने देखा ओरिजिन इसका जो है वर्ल्ड वार 2 के दौरान हुआ, यानी कि वर्ल्ड वार 2 आपकी 1939 से लेके 45 के बीच में हुई है। तो उसके बीच में क्या चलता था, देखो सबसे पहले क्या हुआ ना, रैपिड एंड वायलेंट फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। देखो एकदम से प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना, ठीक है, एकदम से रैपिड एंड वायलेंट फ्लक्चुएशंस हो जाना, प्राइस एकदम से, आज आपका क्रॉप्स का प्राइस 20 है, कल 40 है, फिर आपका कभी 15, कभी 40, कभी 20, कभी 25, इस तरीके से आपके प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो इससे क्या होता था, ये भी हमारी कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करता था, ठीक है। जब इस तरीके से फ्लक्चुएशंस होती थी प्राइजेस की, तो जो भी पर्टिकुलर क्रॉप के प्राइस हैं वो अगर एकदम से गिर रहे हैं, ग्रोवर्स जो हैं उनको कोई भी लिटिल इनकम मिलती थी, ठीक है, कोई भी इंसेंटिव नहीं था कि वो अगले साल, अब इस साल अगर मान लो वीट को ग्रो किया था फार्मर्स ने, एंड वीट पे उनको जो है सिर्फ उनको जो है 15 रुपये में ही उनकी बीट जो है वो मार्केट में बिकी, अगली बार वो ग्रो करेंगे, लेकिन मान लो इस साल चावल जो है वो 20 रुपये में बिके हैं, तो फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर्स अगली बार बोलेंगे कि हम राइस को ग्रो करेंगे, क्योंकि वीट का जो प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत कम हुआ है, तो अगली बार वो राइस को ग्रो करेंगे, फिर राइस बहुत ज़्यादा लोग ग्रो कर लेंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली राइस का प्राइस डाउन हो जाएगा और बीट का प्राइस राइज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन आएगी, तो वायलेंट फ्लक्चुएशंस होगा आपके प्राइसेस में, जिसकी वजह से जो है ये होगा अगर उनके स्टेपल फूड के साथ, तो जो रिड्यूस्ड सप्लाई है नेक्स्ट ईयर, ये गवर्नमेंट को फोर्स करेगी कि वो इम्पोर्ट करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट अब जब इम्पोर्ट करेगी तो इससे कहीं ना कहीं हमें डिमांड फुलफिल करेंगे लोगों की, तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, एक बड़ा इशू है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो फिजिकल बर्डन है इकोनॉमी में वो क्रिएट होता है। देखो अगर एकदम से राइज कर देंगे हम जो कमोडिटी का प्राइस है उसको, एकदम से किसी भी कमोडिटी का प्राइस राइज हो जाता है, तो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने इनको खरीदना है, ठीक है, जो भी इन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, ये भी लोग क्या करेंगे, ये सफ़र करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इनको भी काफ़ी चीज़ों से होके जाना पड़ेगा। देखो अब हमारा जो स्टेपल फूड होता है, ठीक है, जैसे हमारे वीट हो गया, जैसे हमारा राइस हो गया, ये हमारे स्टेपल फूड है, ये हर कोई खाता है, ठीक है। तो अब ये हर कोई खाता है, तो यानी कि अमीर गरीब दोनों खाएंगे, तो कंज्यूमर्स के पास इनफ इनकम नहीं है कि वो बाकी इनकम आइटम्स पे स्पेंड करें, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो है इन्हीं चीज़ों पे करना पड़ेगा जो हमारे
स्टेपल फूड है, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि हमें एक सेफगार्ड प्रोवाइड करना है ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं प्लस हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, दोनों को, ना तो प्रोड्यूसर को घाटा हो ना तो कंज्यूमर को ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाए। इस तरीके से हमें जो है बैलेंस बनाकर चलना था, इसीलिए हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ज़रूरत पड़ी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। पंजाब हरियाणा के फार्मर्स आते हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं। अब वो प्रोटेस्ट भी इसी वजह से हुए हैं। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, वो जो है प्रोटेस्ट भी इसकी वजह से हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि आज तक भी जो हमारा ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसके रिगार्डिंग कोई मेंशन नहीं है, नो मेंशन इन एनी लॉ, ठीक है। किसी भी लॉ में कोई मेंशन नहीं है इस चीज़ का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई भी लॉ देख लो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कोई भी जो है लॉ में मेंशन अभी तक भी नहीं है। तो इसीलिए फार्मर्स को डर लगा रहता है कि कहीं ना कहीं क्या पता गवर्नमेंट के पास तो ये कोई कानून तो बना नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करे, हमारा कभी क्या कर सकती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें नहीं देगी, तब क्या होगा। तो वो इस तरीके से फार्मर थोड़े से डरे हैं, उनका थोड़ा सा लैक ऑफ ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे, जिसकी वजह से उनको बार बार आके वो प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि इसको जो MSP है इसके रिगार्डिंग आप लॉ बनाइए, ठीक है। लेकिन हमारी जो CACP है, ठीक है, यानी कि जो कमेटी रिकमेंड करती है प्राइजेस को, उसने भी जो है बोला था गवर्नमेंट को कि आपको जो है ज़रूरत है कि MSP लॉ बनाने के लिए फार्मर्स की, बट सेंटर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इसका मतलब जो हमारे MSP हैं उनके बारे में कोई भी लॉ जो है नहीं मेंशन है, ये भी आप चीज़ याद रखेंगे। देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमारा है ना, इसके रिगार्डिंग ना गवर्नमेंट ने काफ़ी लॉज लाए, ठीक है, फॉर्म लॉज लेके आई, लेकिन उनमें ना कोई MSP के बारे में कुछ चीज़ मेंशन नहीं थी। तो फार्मर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड उसमें नहीं थे, उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तो बाद में वो जो 3 लॉज लेके आई थी गवर्नमेंट, ठीक है, 3 लॉज हम बेसिकली लेके आए थे फार्मर्स के लिए, वो तीनों के तीनों रिपील हो गए। देखो अब तीनों लॉज हैं, जैसे फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स वाला बिल है 2020 का, ठीक है, एग्रीमेंट, द फार्मर्स एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस बिल। तो देखो ये जो 3 बिल लेके आई है गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड बिल है एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल, ठीक है। तो ये जो भी बिल लेके आई थी इसका MSP में कुछ मेंशन नहीं था, तो फार्मर इंटरेस्ट ही नहीं, तो उन्होंने बोला हमें क्या चाहिए, हमें आप लॉ बना दीजिए, MSP को लॉ बना दीजिए, तो हम जो है रहेंगे, ऐसे हम नहीं रह सकते। तो उनको अच्छे नहीं लगे, तो उन्होंने बोला हमें ये मंजूर नहीं है। तो उनको जो है फार्मर्स कब से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है MSP को आप लॉज में डाल दीजिए, ठीक है। तो फार्मर्स इससे बहुत ज़्यादा अपसेट से, और वो ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट्स पे, इसीलिए वो गवर्नमेंट को बार बार आके प्रोटेस्ट करके यही बोलते हैं कि इनको लॉ में आप ऐड ऑन कर दीजिए। अब देखो फार्मर्स क्यों चाहते हैं कि उनको MSP पे गारंटी दे दी जाए, उनको गवर्नमेंट पे ट्रस्ट क्यों नहीं है। देखो अगर कोई भी लॉ नहीं होगा, कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो MSP को सेफगार्ड करता है, तो क्या पता फार्मर्स के पास कल कोई आए, उनसे क्रॉप्स को बॉय करे और उनको एक्सप्लॉइट कर दे। तो फार्मर्स को ये डर लगा रहता है कि अगर MSP लॉ बन गया तो तभी तो सब उसी प्राइस पे लेंगे, लेकिन अभी MSP लॉ नहीं है, तो क्या पता हमें कोई कल को आके एक्सप्लॉइट कर दे। तो तभी करके फार्मर्स क्या करते हैं ना, फार्मर्स यही बोलते हैं कि हमें एक रिटर्न प्रॉमिस चाहिए गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हुआ आपका, ठीक है। कुछ फार्मर्स जो हैं वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि जो न्यू लॉज आए हैं उनमें कोई भी जो प्राइजेस फॉर सेल्स नहीं है प्राइवेट पार्टनर्स के लिए, ठीक है, जो कि लिंक है MSP के साथ। तो उनका ये भी मानना है, और अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी, अगर आप हमें जो है MSP के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन नहीं दोगे, तो जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के फार्मर है, यानी कि जिनके पास बहुत कम लैंड है, वो फार्मर्स क्या हो सकते हैं, वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। तो अगर आप देखोगे ना कि अभी भी बहुत से मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली बेनिफिट नहीं हो रहे हैं किससे, MSP स्ट्रक्चर से, ठीक है। अभी भी जो सारी क्रॉप्स पे हमें MSP मिलता है, जैसे खारीफ रबी में, वो डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। तो सिंस फार्मर सफ़र कर रहे हैं बहुत सी देर से, लेकिन वो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि उनको एक MSP दिया जाए। जब वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ डील करें तभी भी उनको MSP चाहिए, यानी कि वो बेसिकली MSP की डिमांड करते हैं कि इसको लॉ बना दिया जाए। तो अब गवर्नमेंट कैसे लीगल गारंटी प्रोवाइड कर सकती है, गवर्नमेंट कैसे उनको ट्रस्ट दिलाएगी कि हाँ MSP जो है हम आपको देंगे।
तो गवर्नमेंट पहले तो क्या करे कि एमएसपी को एक बेसलाइन प्राइस डिक्लेयर कर दे, 23 क्रॉप्स जो हैं इनका बेसलाइन प्राइस यही रहेगा, मार्केट में उसको डिक्लेयर कर दे तो वो अच्छा है, ठीक है। तो इससे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी एमएसपी रेट देंगे, जिसकी वजह से प्राइस राइज रहेगा, यानी कि बिल्कुल सही चीज़ें चलेंगी। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कर देती है। दूसरा, गवर्नमेंट खुद वो सारी की सारी 23 क्रॉप्स एमएसपी रेट में फार्मर से ले ले, ठीक है। करंटली मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसी जैसे हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बहुत सी ऐसी बॉडीज़ हैं जिन्होंने करंटली क्या किया है, जो है एमएसपी के प्राइस पे जो है क्रॉप्स को लिया हुआ है फार्मर से, ठीक है। ये हमने देखा। अब कैसे जो ये गवर्नमेंट एजेंसीज को इफेक्ट करती हैं, देखो अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्यूर करती है 30 to 40% टोटल क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। एक क्रॉप वो 30 से 40% की प्रोक्यूर कर लेती है फार्मर से, ठीक है। जब भी वो किस पे पहुंचती है, ठीक है, जब भी वो अचीव करती है अपना स्काई रॉकेटिंग कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स सोरिंग प्रोक्यूरमेंट हैंडलिंग स्टोरेज एंड अदर मिसलेनियस चार्जेस, ठीक है। तो वो क्या करती है, फिर वो जो क्रॉप्स को उसने लिया होता है उसको हैंडल करती है, स्टोर करती है, ठीक है। और फॉर इंस्टांस अगर हम देखें गवर्नमेंट किस तरीके से कर रही है काम 2019 से 20 में, हम जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने 77.34 मिलियन टन्स के पैडी, 38.99 मिलियन टन्स की वीट, ये सब कुछ ग्रो किया था। देखो अब आपका ना, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी यहाँ पे, ठीक है, जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करोगे जिसके बारे में, वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप मुझे बताओगे कब बनाया गया, क्या मेन पर्पस था इसका, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे और इससे आपका नॉलेज भी इन्हांस होगा, आपको भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में एडिशनल नॉलेज मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इसको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपका जो नॉलेज है वो अच्छे से इन्हांस रहे, ठीक है। अब हम ना एक और टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। अब देखो आप फील करोगे कि जो एमएसपी सिस्टम है आपने देखा बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फार्मर्स को यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है गवर्नमेंट, फार्मर्स को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जो ये वाला सिस्टम है इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। जैसे सबसे पहले अभी तक भी जो एमएसपी के रेट हैं वो स्टैग्नेंट है, यानी कि ना ही बढ़े हैं ना ही कम हुए हैं, एक स्टैग्नेंट रेट। अगर 20 रुपये पे गवर्नमेंट दे रही है तो उतने पे ही आज दे रही है। दूसरा तो लैक ऑफ अवेयरनेस, कि फार्मर्स को अवेयरनेस ही नहीं है, कोई एमएसपी नाम की चीज़ भी है, जो आपको एमएसपी मिल रहा है उसके बारे में फार्मर्स को कोई अवेयरनेस नहीं है। अगर हम एक कमेटी को रिपोर्ट करें तो शांता नंथन कमेटी शायद, ठीक है, सॉरी शांता नंथन नहीं है, शांता कुमार कमेटी है, ठीक है। तो आप इसका डेटा ले सकते हो। और शांता कुमार कमेटी ने क्या बोला कि अभी भी 6% ऐसे कंट्री के फार्मर्स हैं जो खाली एमएसपी से बेनिफिट हो रहे हैं, बाकी के जो फार्मर्स हैं, यानी कि 6% है तो 100 में से 6 निकाला, पीछे कितने बचते हैं 94%। तो 94% अभी भी ऐसे फार्मर हैं जो एमएसपी का जो है आपका जो है एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, यानी कि इस कमेटी ने बोला कि 6% के फार्मर्स ही एमएसपी से बेनिफिटेड हैं। तो यानी कि फार्मर्स में अभी भी क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस वाला इशू बना हुआ है। उसके बाद अनइक्वल एक्सेस हो रहा है, ठीक है, एक जैसा जो है प्राइस नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आपका एच नहीं है, बेसिकली आपका ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली आपके जो ट्रेड्स हैं उनको डिसाइड करता है, उनके प्राइजेस को डिसाइड करता है। और ये इसमें भी कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिल जाता है, क्योंकि फार्मर्स को एमएसपी दी जाती है इंडिया में, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, फिर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज़ बोलती हैं इंडिया काफ़ी ज़्यादा एमएसपी अपने फार्मर्स को दे देता है, तो कंट्रीज इशू उठाती हैं इंडिया का, तो जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इश्यूज को फेस करना पड़ता है। उसके साथ साथ हम बोलें तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है।
जब वो इतना ज़्यादा कुछ देते हैं। अब जो गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो फार्मर्स को ना बहुत चीज़ों में सब्सिडी दे रही है। फर्टिलाइज़र आपको सब्सिडाइज रेट्स पे प्रोवाइड हो रहे हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ सब्सिडाइज रेट में ऑलरेडी फार्मर्स को मिल रहा है। तो इससे गवर्नमेंट के खर्चे बड़े हैं। उसके बाद जब ऐसा होता है तो जो कंपटीशन है वो बिल्कुल किल हो जाता है, ठीक है, कंपटीशन रहता ही नहीं है। तो ये सारे के सारे हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं हमारे इस वाले सेक्टर में, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी हैं एमएसपी के। जैसे आप देखोगे प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता है, ठीक है, प्राइजेस एकदम स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। फार्मर्स के लिए श्योरिटी हो जाती है, फार्मर्स को अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको पता है हमारी क्रॉप इतने रुपीज़ में बिक जाएगी, तो वो टेंशन नहीं लेते हैं, श्योरिटी है, उनकी इनकम उनको इतनी मिल जाएगी। उसके बाद अब फार्मर्स की इनकम एकदम से आपको पता है बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी भी टेंशन लेने की इंडिया को भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास भी जो फार्मर्स हैं वो खूब प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी फार्मर्स को भी अभी जो है भारत को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फूड सिक्योरिटी भी हो जाती है। तो ये सारे जो हैं एक एडवांटेजेस हैं किसके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के, ठीक है। ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं एक और एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसका नाम है कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या क्या है एमएसपी रिजीम में, क्या क्या कमजोरियां हैं। देखो कोई भी सिस्टम यहाँ पे सेंट्रल प्लानर फिक्स करता है प्राइजेस को, इससे क्या होता है आपके रिसोर्सेज मिस एलोकेट हो जाते हैं। बात को थोड़ा समझना कैसे। देखो प्राइजेस जो है आर नॉट सेट बाय व्हाट पीपल एंड आर विलिंग टू पे फॉर। प्राइजेस उससे जो है सेट नहीं होते हैं कि क्या लोगों को चाहिए और किसके लिए वो देना चाहते हैं। देखो मार्केट जो है ना वो क्या करता है, कमोडिटीज़ के प्राइस को डिसाइड करता है, क्योंकि वो लोगों की डिमांड्स को रिफ्लेक्ट करता है। अब लोग जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा होती है उसके प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम देखें तो इन द केस ऑफ एमएसपी, जब हमारा एमएसपी का जो केस है, ठीक है, इसमें इन एडिशन टू आउटपुट प्राइजेस वेरियस इनपुट कास्ट जैसे पावर, वाटर, फर्टिलाइजर, ये ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट के थ्रू ही हम इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। देखो जब हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो इससे वैल्ड एलोकेशन होता है रिसोर्सेज इकोनॉमी में। देखो होता क्या है, बेसिकली हम चीज़ों को एक डायरेक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब भी अगर आपको मान लो अब जो है फार्मर्स को एमएसपी मिल रहा है, ठीक है, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है। एक तो क्या होगा आपका कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बीट पे उसको 20 रुपये मिल रहा है मान लिया, और आपको वहाँ पे पल्सेस में जो है 15 रुपये मिल रहा है। तो अब फार्मर्स कौन सा ग्रो करेगा, वीट को, ऑब्वियसली वीट को ही वो ग्रो करेगा, क्योंकि वीट उसको ज़्यादा जो है प्राइजेस प्रोवाइड करवाएगी, और जबकि आपके जो पल्सेस हैं वो कम प्राइजेस में हैं, तो वीट को ग्रो करेगा। तो वीट की प्रोडक्शन आपकी क्या हो जाएगी, वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, और वहीं पर आपकी जो पल्सेस हैं उनका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पल्सेस का प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से पल्सेस आपका जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो चुका है, पल्सेस का प्रोडक्शन, ठीक है। अब जब अगले साल आएंगे, अब लोग खाली वीट तो नहीं खाएंगे, दालों की भी ज़रूरत है, तो अगली बार आपके जो दालों के प्राइस है वो एकदम से बढ़ गए होंगे, ठीक है। तो ये एक वल्नरेबिलिटी, एक कमज़ोरी है। दूसरा, तो जब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एमएसपी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एमएसपी प्रोवाइड करती है तो अब इतनी एक्स्ट्रा वीट हमें चाहिए नहीं थी, लेकिन उस वीट के लिए फार्मर ने वाटर, उस वीट के लिए फार्मर ने अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स, उस के लिए इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी का भी तो यूज़ किया है। तो अगर हमें इतनी वीट चाहिए नहीं थी लेकिन सरप्लस प्रोडक्शन हो चुका है, एक तरफ हमारे पल्सेस ग्रो नहीं हुए हैं, दूसरी तरफ हमने इतना चीज़ें इस पर जो है वीट पे ही खाली अकेले लगा ली हैं, तो ये भी एक हमारे लिए मिस एलोकेशन हो जाता है रिसोर्सेज का, ठीक है। तो ये वल्नरेबिलिटीज़ है एमएसपी सिस्टम में। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।